अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद में, जहाँ पे मैच शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है, तारीखी दिन है क्योंकि 24 बरस के बाद ये सीरीज़ होने जा रही है। मैच का आगाज़ हो चुका है। दोनों टीमों ने मैच से पहले दोनों टीमों ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान किया। पाकिस्तान ने बड़ा सरप्राइजिंग एक काम किया है और उन्होंने ये कि 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और 3 स्पिनर एक तरह से उन्होंने ऐड किए हैं, एक ऑलराउंडर के तौर पे जिसको इफ्तिखार को उन्होंने लिया है। और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि इफ्तिखार जो है वो परफॉर्मेंस वाइज भी टेस्ट में उसकी कोई बहुत अच्छी नहीं है और विकेटें लेने के मामले में भी स्पिनर के तौर पे उसकी बॉल बहुत स्पिन नहीं होती। इस पर तनकीद हो रही है। तमाम नक्काद में पढ़ा था, ये कह रहे हैं कि वसीम जूनियर को खिलाया जाना चाहिए था, जिसकी गेंद तेज़ भी है, स्विंग भी होती है और वो पुरानी बॉल के साथ स्विंग बहुत ज़्यादा करता है। अब अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान स्पिनिंग ट्रैक बना के मैच को अपने हक में करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हम जानते हैं वो रवायती अंदाज में चले हैं। वही पैट कमिंस, उनके मिचेल स्टार्क, उनके फास्ट बॉलर जो हैं, और वो उसी के साथ चलेंगे। नेथन लायन उनका स्पिनर है जिसको वो खिला रहे हैं और उसी के साथ वो चलेंगे अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद। बिल्कुल ठीक। हम जरा हरमीत का रुख कर लें बिकॉज इस टाइम हरमीत वहाँ पर मौजूद है, सो वहाँ की सिचुएशन जानते हैं, प्लस लोग कितने पुरजोश हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पर ये तासुर पाया जाता है जो क्राउड इकट्ठा होता है मैच देखने के लिए वो लाहौर में होता है। सो पिंडी में इस वक्त क्या सिचुएशन है, हरमीत का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, सबसे पहले आप खुद कैसे हैं और ये बताएं आज जब आप ऑफिस आ रहे थे तो कैसा माहौल आते हुए देख रहे थे और क्या उम्मीदें हैं कि कितने लोग स्टेडियम में इस वक्त मौजूद होंगे और माहौल कैसा है मैच के लिए? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और मैं अगर कहूँ कि कल बारिश की वजह से दोबारा मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया, यानी जिस तरह मैं कहता हूँ कि मौसम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आवाम जो है, ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं वो ज़्यादा पुरजोश हैं। और आपको ये बताते चले कि 2 दिनों की जो टिकटें हैं वो सारी की बिक चुकी हैं। और लेकिन हाँ, ये है कि पूरा स्टेडियम जो है बड़े खूबसूरती से सजाया गया है उस स्टेडियम को, और साफ़ सुथराई का जो अमल है वो पहले से तकरीबन 3-4 दिनों से देख रहे हैं कि बड़े लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे काम करते हैं। और जगह जगह जो है पूरे सजावट है, स्टेडियम से बाहर जो सड़कें हैं उनको भी सजाया गया है। वहाँ पे जो दुकानें हैं वो तकरीबन आज से 2-3 दिन से कबल जो है उनको बंद करा दिया गया। रास्ते जो है, कुछ रास्तों का जो रूट है वो भी तब्दील किया गया है। मुश्किलात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मरी रोड है, मरी रोड सुबह तकरीबन 8 बजे से लेके 9 बजे तक वो भी बंद था, क्योंकि मरी रोड वो वाहिद रोड है जिसके ज़रिए आप इस्लामाबाद की तरफ रावलपिंडी से आते हैं। लोग जॉब करते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए आते हैं, लेकिन उसके लिए भी बंद कर दिया गया क्योंकि जो टीम है 8:30 बजे टीम का वक्त है कि वो जब स्टेडियम में दाखिल होती है, तो इसलिए वो रूट जो है सैदपुर रोड से लोगों को आना पड़ता है। डबल रोड के ज़रिए वो वहाँ नाइन्थ एवेन्यू और इस साइड से निकल आते हैं। लेकिन साथ साथ अगर मैं बात करूँ रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के लोगों के हवाले से, तो लोग काफ़ी पुरजोश हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम आई है, 24 साल के बाद टीम आई है। तो यंगस्टर जो हैं, हमने देखा है कि टिकट्स लेने में ज़्यादा जो है और स्टेडियम के आसपास अगर मंडलाते भी टेस्ट, अगर हत्ता के अभी जो है प्रैक्टिस सेशन भी हो रहा था, तो कोशिश ये होती थी नौजवानों की कहीं ना कहीं वो जाएं और खिलाड़ियों से मिले, लेकिन पाबंदियां बड़ी ज़्यादा हैं। आज जो है हम देख रहे हैं कि पूरा स्टेडियम जो है सिक्योरिटी जो है, टाइट सिक्योरिटी रखी गई है स्टेडियम के आसपास। और अगर हम मेट्रो की बात करें, क्योंकि मेट्रो का जो रूट है उसका गुजरान भी स्टेडियम के ऊपर से ही होता है, तो मेट्रो स्टेशंस को भी जो है वो कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ साथ अगर हम देखें, लोगों को मुश्किलात हैं, लेकिन लोग काफ़ी जो है एक्साइटमेंट जो है लोगों में पाई जा रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी की सिचुएशन के मुताबिक मैच का आगाज तो हो चुका है और मैच पाकिस्तान से पहले बैटिंग कर रहा है। पहले बिल्कुल पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और इस मौके पर हमारे कैप्टन साहब का ये कहना था कि पिच बहुत अच्छी लग रही है, उम्मीद है हम स्कोर बोर्ड पर अच्छा स्कोर सजाएंगे। दोनों टीमों के कप्तान जो थे वो मैच स्टार्ट होने से पहले काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे। अच्छा, दोनों टीमों के कैप्टन्स की हमने गुफ्तगू सुनी, कुछ जेस्चर से भी हम आइडिया लगाएं। सो हमारे जो अपने कैप्टन है वो थोड़े से डाउन क्यों लग रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है लाइक ही वाज एक्चुअली स्माइलिंग। मेरे ख्याल में उसकी वजह अंग्रेजी बोलने की वजह है, वैसे नहीं है। बाबर बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर है। हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी जो है यहाँ पे इंग्लिश ही में आ जाती है नजर, और जिसकी वजह से अगर ये उर्दू में लिया जाता उनसे इंटरव्यू, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा कंफर्ट और बड़े एक्साइटमेंट जो है उनके, क्योंकि जो इंटरव्यूज हमने देखे कल मैच शुरू होने से कबल या आज
हम देख रहे हैं सारी चीज़ें, तो बड़े एक्साइटमेंट में नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन जब बात अंग्रेजी की आ जाए तो भैया बहुत कमज़ोर है हम। कोई बात नहीं, अच्छा, हम अपनी परफॉर्मेंस से उसी की मार बात देंगे, मैं करूं। हम अंग्रेजी तो नहीं बैठे हुए, ऐसे नहीं हमने कहना सर। हाँ, मैं बात करूं तो असल में मसला नहीं, ये बात है, का मकसद ये नहीं है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि डल नजर आने का मकसद भी यहाँ पे ये है। बाकी अपनी जबान पे हमें फख्र है भाई कि हमें उर्दू आती है, कम से कम अच्छा बोल लेते हैं। हाँ, मैंने वैसे बाबर आजम को पहली दफ़ा किसी जगह पे अंग्रेज़ी बोलते देखा है। नॉर्मली वो उर्दू में ही गुफ्तगू करते हैं, अंग्रेज़ी कम बोलते हैं, तो उसकी कमज़ोरी है। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ देखें कि पाकिस्तान ने एक और सरप्राइजिंग जो सिलेक्शन की वो ये थी कि शान मसूद की जगह इमामुल हक को उन्होंने ओपनिंग के लिए चुना। तो लोगों को इसके ऊपर भी बड़े एतराज़ात हैं। वो कहते हैं कि शान मसूद थ्रू आउट PSL बहुत फॉर्म में थे और उनकी फॉर्म का फ़ायदा उठाना चाहिए था। बाबर आजम के हवाले से बात करें, बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस PSL में बहुत ख़राब रही है और कैप्टनसी भी उनकी ख़राब रही है। ये बहुत बड़ा टेस्ट जो है ये बाबर आजम के लिए इम्तहान है इस बात का कि वो टेस्ट में एज अ बैट्समैन कैसा परफॉर्म करते हैं और फिर एज कैप्टन कैसा परफॉर्म करते हैं। पैट कमिंग्स भी नए कैप्टन हैं। बिल्कुल। पैट कमिंग्स का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले इनको बनाया था, लेकिन फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने वाइट वॉश किया, बहुत कामयाबी से इन्होंने सीरीज़ जीती और इंग्लैंड की बड़ी मजबूत साइड थी जिसको हरा के ये आए हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं ज़्यादा। इनके तीनों फास्ट बॉलर बहुत ज़बरदस्त फास्ट बिल्कुल बॉलर ठीक हैं। हो गया सर। मेरे ख्याल में ज़रा आप कुछ सरप्राइज भी रखें ना, मतलब आगे चलकर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिचुएशन क्या है स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर, सब चीज़ें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। बट आगे चलकर क्विकली मैं आपके साथ टॉप स्टोरीज आज की शेयर करना चाहूँगी। इसके साथ आगाज़, जिसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के माबैन 24 ईयर्स के बाद ट्रॉफी का आगाज़, उसका एक स्पेसिफिक नाम भी रखा गया है और ओवरऑल मैच की सिचुएशन, तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे आगे चलकर। साथ ही साथ 12वां खिलाड़ी जो कि माहिरा खान की प्रोडक्शन है, अब 5 मार्च को रिलीज़ कर दी जाएगी। इस पर भी हमने आज थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और तहरीक अदम एतमाद का जोरों शोर इस वक्त हम हर जगह से सुन रहे हैं। 5 दिन दिए हैं बिलावल ने हुकूमत कोई को। 48 आवर्स दे रहा है, कोई 5 दिन 5 दे दिन रहा रह है। गए। वो चलो let's 48 see। आवर्स से तो ज़्यादा ही है ना। हाँ, लेकिन बिलावल 5 अभी दिन जो कह रहे हैं, सिचुएशन है मौलाना उसके 2 दिन कह रहे थे, 2 दिन में भी अब 1 दिन बाकी रह गया। तो देखते हैं क्या होता है। क्या होता है। ठीक हाँ। हो गया, इसको भी हमने डिस्कस करना है। और हमारा एक बहुत अहम टॉपिक आज का कि क्या वेब स्ट्रीमिंग ब्लॉकबस्टर सिनेमा का ट्रेंड तब्दील कर रहा है, कर सकता है या नहीं, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऊंची हील, हाई हील्स, वैसे मेरी तो बहुत फेवरेट हैं, बट ऊंची हील ख़वातीन क्यों पहनती हैं? ज़रूरत है, मजबूरी है या फ़ैशन है? भाई मैं तो फ़ैशन के लिए पहनती हूँ, बाकी ख़वातीन इस बारे में क्या राय रखती हैं ये आगे चलकर जानने की कोशिश करेंंगे। और साथ ही मेरे साथ ख्याल में सारी फैशन के लिए पहनती हैं। हाँ, फैशन के लिए पहनती हैं और फिर बाद में गिट्टे गोडे भी पकड़ के बैठी होती हैं। बट एनीवेज आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। और मदरसे के बच्चों का कारनामा जनाब तलागंग का एक मदरसा, यहाँ पर बच्चों को दीनी उलूम सिखाने के साथ साथ, दीनी तालीम देने के साथ साथ टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में भी तालीम दी जाती है। और इन बच्चों ने एक रोबोट तैयार किया है, इसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। अच्छा, डेली डोज के साथ हम आगाज़ इस तरह से करेंगे कि आज थोड़ा सा मुख्तसर है, सो विल ट्राई के क्विकली ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक शेयर करें। हमारे पास सबसे पहली स्टोरी इस हवाले से है, एज वी ऑल नो, यूक्रेन पर रशिया का हमला, जिसके बाद अब सिचुएशन ये है कि रशिया को बहुत सी इक्तिसादी पाबंदियों का सामना है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। अब पेरिस के सबसे बड़े म्यूजियम से प्यूटन का मोमी मुजस्मा हटा दिया गया है। साथ ही साथ बहुत से एजाज़ात जो प्यूटन के नाम थे, एजाज़ात थे, जिसमें एक ताइक्वांडो फेडरेशन ने रशियन सदर को एजाज़ी ब्लैक बेल्ट से भी नवाजा थे। तमाम एजाज़ात भी आहिस्ता आहिस्ता वापस लिए जा रहे हैं और पेरिस के इस म्यूजियम से उनका मुजस्मा भी गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया। अब देखना ये है कि ये जो पाबंदियां लग रही हैं या इस तरीके का है, इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज पोलैंड की एक स्टेटमेंट आई है जिसने कहा है कि अब टाइम आ गया है वेस्ट को डिसाइड करने के लिए कि रूस के साथ क्या करना है, जिसका मतलब है कि वो पाबंदियों से आगे की बात कर रहा है। इस मामले में अगर देखा जाए तो रशिया की जो पेशकदमी है वो जारी है, उसके हमले जारी है। सैकड़ों लोग अब तक हलाक हो चुके हैं, लोग शेल्टर में हैं, लोग भाग रहे हैं कीव से। और इसमें एक ख़बर मैं ऐसी ऐड करना चाह रहा हूँ कि
पाकिस्तान ने एक बड़ा ही अच्छा जेस्चर इसमें दिया, और जिसके बारे में शाह महमूद कुरैशी ने भी स्टेटमेंट दी, और वो जेस्चर ये था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स में हम फंसे हुए थे उनके इनखला में पाकिस्तान ने मदद की। तो एक तस्वीर देखी जा सकती है जहाँ पे यहाँ हमारे पास इस वक्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल है, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पाकिस्तानी एम्बेसी या सफारत खाने में खाना खा रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर ये काम किया था, तो बड़ा ही अच्छा जेस्चर है। मेरे ख्याल में इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब हरमीत, आपने भी ये चीज़ नोट की होगी, हम भी किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं जो कि लाइक अगर मैं किसी ऐसे सेलिब्रिटी से मिलूं जो मेरी फेवरेट है, सो आई विल ट्राई कि मैं उसके साथ कोई ना कोई सेल्फी या कोई पिक्चर बना लूं। हर सेलिब्रिटी के साथ वैसे दिल भी नहीं करता, बट हमारे जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हैं, अभी जो PSL हुआ उसमें लाहौर कलंदर्स का हिस्सा थे फ़खर जमान, इनके साथ कुछ नौजवानों ने पिक्चर्स लेने की कोशिश की, और ऑब्वियसली हर कोई कामयाब तो नहीं हो सकता, बट इनकी एक सेल्फी आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है स्टेडियम। अच्छा हाँ, दो नौजवान ऐसे हैं, कामयाबी इस तरह से ना कि वो स्टेडियम के बाहर से सेल्फी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं फ़खर जमान की झलक सामने आ गई है लाइक उस पिक्चर में। उसके बाद ट्विटर पर हमने देखा, ये भी आप देख भी सकते हैं विजुअल्स में। सो अगर हम देखें सो फ़खर जमान की जनाब ये पिक्चर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। हाँ, थैंक यू भी बोला है साथ में। जी हरमीत, हाँ, क्या अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं वही कह रहा हूँ कि कल से सोशल मीडिया पे ये जो है वो ट्रेंड बना हुआ है, और वैसे ही बड़ा मज़ा आया कि तस्वीर को देख के कि बड़ा अच्छा लगा। और फ़खर जमान जो है, आपका दूरबीन भी आपके पास हो तो बड़े मुश्किल से आपको क्लियर नज़र आएगा, लेकिन तस्वीर में आपने देखा है कि सेल्फी जो है उन्होंने ली है भैया, बड़े आराम से चिल होके, और लगाई भी है कि आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो लोग हैं किस न किस तरीके से एंजॉय करते हैं उस मोमेंट को, और ये होता है कि फ़ैन जो है, जब आपके फ़ैन आपसे मिलते हैं बड़े एक्साइटमेंट उनमें होती है, बड़ी बड़ी खुशी होती है कि वो अपने जो जिसको चाहते हैं उनसे वो मुलाकात करें, तस्वीर खींचे। लेकिन अगर ना मिले तो ये तस्वीर भी अच्छी है। हाँ, अच्छा, ये कामयाब उस तरह से तो नहीं हुए, बट ये लोग इस तरह से कामयाब हो गए कि जब इन्होंने सोशल मीडिया पर ये पिक्चर शेयर की, सो सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फ़खर जमान ने खुद ये जो पिक्चर थी रीट्वीट की, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी भी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, किसी के साथ भी पिक्चर शेयर करें और आगे से रिस्पांस आए, लाइक की फॉर्म में आ जाए या रीट्वीट की फॉर्म में आ जाए। सो ऑब्वियसली ये आजकल वायरल भी है। बट एनीवेज, हमें क्विकली आगे बढ़ना है, और नेक्स्ट स्टोरी अफगानिस्तान के हवाले से। एज वी ऑल नो, अमेरिकन के इनखला के बाद और तालिबान ने जब से कब्जा संभाला है अफगानिस्तान में, मईशत बहुत बुरी है इस वक्त। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें, गुर्बत, बेरोज़गारी है, और अफगानिस्तान का एक गाँव ऐसा है अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर तकरीबन हर बंदा जो है, हर इंडिविजुअल जो है वो गुर्दे से महरूम है, बिकॉज उनको कुछ ना कुछ सिर्फ गुर्बत है और कुछ नहीं है। बिल्कुल गुर्बत की वजह है, गुर्बत ही की वजह है। ऐसी गुर्बत अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को नसीब ना करे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जिस तरह से है, मुझे याद है किसी ज़माने में सरगोदा के करीब का एक गाँव था जिसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता था कि यहाँ का हर शख्स गुर्दे से महरूम है, और वाकई यही था, लोग गुर्दे बेचने पे महरूम हुए, मजबूर हुए थे। तो अब बहरहाल वो उस सूरत हाल का तदारुक यहाँ तो हो गया, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो गुर्बत है, ये विजुअल काश वेस्टर्न कंट्रीज़ देखें, अमेरिका देखे, और उनको ये समझ में आए कि किस कदर डेवस्टेशन उन्होंने की है, किस कदर तबाही है वहाँ पे ज़्यादा, और किस कदर गुर्बत फैली है सैंक्शंस की वजह से। ये सैंक्शंस फौरी तौर पे ख़त्म हो ताकि अफगानिस्तान की मदद की जा सके। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमें आगे बढ़ना है, और नेक्स्ट स्टोरी जनाब हमारे पास इस हवाले से है। हरमीत, आपने कभी कोई ऐसा नौजवान या कोई ऐसा शख्स देखा है जो कार्टून देख देख कर अरबपति बन गया हो? अच्छा वैसे हम देखते रहते हैं कि YouTube में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बैठे होते हैं कि किसी फिल्म या गाने पे तबसरा किया कि किसी वीडियो पे कर दिया, तो YouTube के जरिए इनकम होती है, लेकिन ऐसे में ये नहीं देखा भैया। हाँ, तो बरतानिया का एक नौजवान जिसकी उम्र जो है 26 ईयर्स है, एक कार्टून बनाने वाली कंपनी उनको अपने कार्टून के लिए रिक्वायरमेंट ये थी जॉब के लिए कि आपने हमारे कार्टून्स देखने हैं और उस पर अपना तबसरा देना है, लाइक रिव्यूज़ शेयर करने हैं। अच्छा, ये रिव्यूज़ इस इंडिविजुअल ने इस नौकरी के लिए अप्लाई किया, और तब से अब तक ये इन कार्टून्स को देख देख के घर बैठ के कार्टून्स देखता है, उसके बाद रिव्यूज़ देता है और अरबपति बन गया है। और अगर इसकी सालाना आमदनी देखें इन कार्टून के रिव्यूज़ के ज़रिए, तो वो तकरीबन 11 लाख पाकिस्तानी बनती है, और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो जाता है जब आपके कोई रिव्यूज़ वायरल होते हैं।
सो अयाशी की बड़ी जिंदगी है, यहाँ मेहनत करते रहते हैं उतना फल नहीं मिलता। मैं उसको सिर्फ एक रिव्यू बात दे दे के मिलता हाँ नहीं, एक बात चीज़ साबित होती है यहाँ से, और वो ये साबित होती है आप जो भी काम करना चाह रहे हैं पूरे दिल से करें और उसमें 100% अपना दे दें, बिल्कुल। तब आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे इस नौजवान की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कार्टून देख के उसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद वो कामयाब हुआ। इसमें मेहनत, असल चीज़ मेहनत है कि कितनी ज़्यादा लगन के साथ, मेहनत के साथ वो देखता रहा, उस पर तबसरे लिखता रहा, ये भी देखा जाए। और फिर दूसरी बात यह है नौजवानों के लिए कि आप जिस भी काम में उसमें बेस्ट हों, आप आर्ट्स पढ़ रहे हों, साइंस पढ़ रहे हों, टेक्निकल काम कर रहे हों, हर एक में बेस्ट होने की कोशिश करें। आप बेस्ट होंगे तो आपको कुछ मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी मैसेज के साथ हम डेली डोज को वाइंड अप करेंगे, शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट को अगर हम देखें सो इस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है और पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की इस तक बैटिंग जारी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 24 ईयर्स के बाद ट्रॉफी का आगाज हुआ है और इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है विजय बेनू अब्दुल कादिर ट्रॉफी। और अब जितने भी फ्यूचर में भी टेस्ट मैचेस हुआ करेंगे उसमें जो फातेह टीम को इन पे टाइटल या ट्रॉफी दी जाती है वो एशेज जैसे होते हैं ना, इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसकी एक ट्रॉफी होती है। वो एशेज जो हैं वो फिर किया जाता है कि जो जीतता है वो उसके पास चले जाते हैं। तो ये इसके बारे में भी है कि एक इसका मतलब ये है ना कि दोनों बोर्ड अगर एग्री किए हैं तो मुस्तकबिल में हमें ज़्यादा सीरीज देखने को मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की। अच्छा, मैच की जो सूरत हाल है, अब्दुल्ला शफीक और हम जानते हैं इमामुल हक आज आए हैं खेलने के लिए। पहले अब्दुल्ला शफीक ने 11 रन्स जो थे उसमें से 8 रन्स बनाए, टोटल 11 था। अभी थोड़ी देर पहले तक पाकिस्तान का स्कोर 3 रन्स बनाए थे। इमामुल हक ने बड़ी मोहतात अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं दोनों। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ये दोनों गेंदें कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो उनकी ओपनिंग जोड़ी है। अभी तक पैट कमिंग्स ने शुरू नहीं की बॉलिंग का स्टार्ट बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने किया। बॉल सुबह की हवा में थोड़ी सी स्विंग भी हो रही है, लेकिन बहरहाल चलते हैं, हम देखते हैं कि मैच के बाहर स्टेडियम का क्या हाल है। प्लस हमने जिस ट्रॉफी का भी जिक्र किया है विजय बेनू अब्दुल कादिर ट्रॉफी, बेसिकली ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बड़े दो जबरदस्त किस्म के लेग स्पिनर्स, उनके नाम से इस ट्रॉफी को मंसूब किया गया है। बट ऑब्वियसली सिचुएशन क्या है इस वक्त स्टेडियम के अंदर और बाहर, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल शाही इस वक्त स्टेडियम के बाहर मौजूद है। सो फैसल का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, ये बताइएगा कि इस वक्त मैच देखने के लिए जो स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं उनमें कैसा जोश आप देख रहे हैं? और अभी हम ब्रेक के दौरान कुछ आवाज़ें सुन रहे थे तो हमें टिपिकल बाजा आवाज़ें भी आ रही थी। लोग कितने पुरजोश हैं? बिल्कुल, मैं इस टाइम ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाद मौजूद हूँ और टेस्ट सीरीज़ का तो आगाज़ हुआ है, लेकिन यहाँ लग नहीं रहा कि टेस्ट सीरीज़, लग रहा है कि T20 है। जिस तरह पूरा पिंडी इस्लामाबाद जो है वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और दूर दूर से लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और मेरे साथ इस टाइम चाचा T20, चाचा क्रिकेट, चाचा पाकिस्तान वो भी मौजूद हैं। खासे लोग यहाँ पे एक्साइटमेंट, मैं इनसे बात भी करता हूँ। आप पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन टीम है ये वेलकम करनी है, क्या कहें? जी बिल्कुल 24 साल के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया टीम आई है तो हम उसको वेलकम करते हैं। और दुनिया को हम मैसेज देने के लिए आप देख रहे हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। ये T20 के लोग हैं, टेस्ट वाले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में टेस्ट देखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ पे श्रीलंका में कम देखा जाता है। लेकिन हमने 24 साल के बाद अगर टीम आई है तो उसको वेलकम करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम दुनिया क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने कितनी मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को वेलकम करने के लिए दिखा रहे हैं कि हम कितने लोग यहाँ पे आए हैं और देखें, और यहाँ पे आए हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। दूसरी टीमें भी इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगी। मैं तवक्को करता हूँ कि न्यूजीलैंड को अपना सिक्योरिटी का मसला हल हो गया था, इंडिया का भी हो गया था, और ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया ये मसला सिक्योरिटी का हल कर सकते हैं, तो मसला हल हुआ है तो यहाँ पे आए। इंशाल्लाह इंग्लैंड भी आ रही है, साउथ अफ्रीका भी आएगी, वेस्ट इंडीज तो होके चली गई। चाचा T20 का एक मखसूस अंदाज है, बड़े मखसूस अंदाज में ये नारा मारते, जरा नारा मारिएगा सर। पाकिस्तान बोला पाकिस्तान भी, आप क्या कहेंगे जी?
मैं कहता हूँ जी बहुत खुशी हुई है कि 24 साल के बाद ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई है। हम उनको दिल्ली अता गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं और ये रमीज़ राजा का बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने PSL के बाद जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान में आई जी। अच्छा रोमा चाचा पाकिस्तान में मेरे साथ है और ये इनकी तैयारी देखें कितनी ज़बरदस्त ये तैयार होके आए और वेलकम करने आए ऑस्ट्रेलियन टीम को, आप क्या कहेंगे? अच्छा ये जी, चाचा बिल्कुल। पाकिस्तान बड़े आज हम यंग हैं पिंडी क्रिकेट फैसल। स्टेडियम के उसी दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पे न्यूजीलैंड ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर तो अमन ही नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है। आज उसी दरवाजे से उसी स्टेडियम के अंदर उसी क्राउड में जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो दिल तो बाग बाग होगा, हम उछलेंगे कूदेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया का झंडा भी पकड़ना हमारी मजबूरी बना है क्योंकि हम तो मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तानी लोग दुनिया में जानती है कि मेहमान नवाज हैं, वफा के बदले हमेशा वफा करते हैं। और जब मैं दुबई में 2020 वर्ल्ड कप देख रहा था तो मैंने ऑस्ट्रेलियन पीपल से वादा किया था कि अगर आपकी टीम पाकिस्तान में आएगी ना तो चाचा पाकिस्तानी आपकी टीम को सपोर्ट करेगा। हमारी एंकर कह रहे हैं कि अब तो बहुत नौजवान और यंग है और आपने चाचा पाकिस्तान अपना नाम मैं 45 ईयर यंग मैन ओल्ड बच्चा हूँ, तो ये है कि दुनिया की मोहब्बत, जगह जगह जाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं और ये जो चीज़ है ना, मेरा जो जोश है पाकिस्तान से इश्क और पाकिस्तान का से मोहब्बत, ये मुझे हमेशा नौजवान रखता है। फैसल ये बताओ, मैं कलर कुलर करा के आता हूँ जब मैच में आता हूँ। आप सुनिए ये रंग करवा के आए, ये कह रहे हैं 45 साल बच्चे और ये कलर करवा के आए हुए और मेरे साथ ये इंग्लैंड से आए हैं, इंग्लैंड से मैच देखने हैं, इनसे भी बात करेंगे और ये कैसे एक्साइटमेंट है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज आफ्टर 24 इयर्स ऑस्ट्रेलिया आया है पाकिस्तान में, तो इस पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हम पाकिस्तान की जो कौम है उसके मुबारकबाद पेश करते हैं और उसके साथ साथ जो PCB के चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उनकी जो काविशें आज रंग लाई हैं। अगर हम थोड़े से अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लास्ट 8 जो टेस्ट मैचेस थे उसमें से 7 जो है वो पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में विनिंग है। तो आई थिंक आज भी जो है जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान अपने नाम करेगा और जो जीत है पूरे पाकिस्तान की जीत होगी। ये नौजवान से रोमा कोई आप सवाल करना चाहें, ये राव साहब इन नौजवान से आप कोई सवाल करना चाहें तो ये हाजिर है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, लेकिन कह रहे हैं हम अंदर से हमारा जज्बा भी जवान है और हम कोई एज फैक्टर नहीं है, हम बिल्कुल नौजवान और चाचा पाकिस्तान ये दिल से लोग इन्हें कहते हैं। डांड शांड हर वक्त मारते हैं जब पाकिस्तान जीतता है तो, लेकिन हाँ मैं फैसल ये जानना चाह रहा था इनसे, अगर ये पूछें कि T20 के दरमियान में तो मुसलसल मैच की तेज़ी होती है जो लोगों को मैच के अंदर इन्वॉल्व लगती है। यहाँ पे टेस्ट टीम में जैसे टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं तो बड़े बड़े मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे कोई रन नहीं होता, बड़ा ठंडे अंदाज की क्रिकेट हो रही होती है, उसमें ये माहौल को गरमाएंगे कैसे? अच्छा ये बताएं T20 में तो चौके छक्के होते हैं, बड़ा तेज़ क्रिकेट चल रही होती है, टेस्ट तो बड़ा स्लो वाला फॉर्मेट होता है और सम टाइम तो बिल्कुल कोई रन ही नहीं बन रहा होता है, तो कैसे आप यहाँ पे तमाशाई का खून गरमाएंगे? देखिए, इससे बड़ी और मिसाल मैं क्या दूं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर टेस्ट मैच के टिकट सोल्ड आउट हैं। भाई ये दुनिया को हो गया है। हम सुनते थे कि इंग्लैंड के लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, अफ्रीकन लोग टेस्ट मैच देखते हैं। भाई पाकिस्तान में क्रिकेट का इश्क और बुखार इतने अरूज पे है कि मुझे तो स्टेडियम से बाहर भी स्टेडियम ही नज़र आ रहा है। मैं अभी नारा लगा के दिखाता हूँ, स्टेडियम के अंदर की कंडीशन क्या होगी वो आपको बाद में पता चलेगा। या नारे का जवाब क्या जाएगा, जीवे जीवे पाकिस्तान, मिलके बोलो वेरी नाइस। हम देख रहे हैं फैसल, बहुत ही ज्यादा जोश है इन लोगों में। ये पाकिस्तान, ये क्रिकेट से इश्क, ये जुनून और कोई इश्क से ओके। बहुत जोश है और हर बंदा कोशिश करे कि विंटर हो सके। वो हमें अंदाजा भी हो रहा है, हमें अंदाजा भी हो रहा है जिस कदर जोश का मुजाहरा इनकी तरफ से किया जा रहा है। बट जरा हरमीत का भी देख लेना, हरमीत इस पर क्या कर रहे हैं, वो कितने जोशीले हैं। हरमीत आप कुछ बात करना चाहेंगे फैसल से? जी फैसल, अगर हम देखें एक्साइटमेंट और चाचा क्रिकेट और मामा क्रिकेट ये सारे बड़े पुरजोश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी मुलाकात भी ऑस्ट्रेलियन टीम से हुई थी। ऐसे में वो कैप्टन जो है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने कल भी कहा था कि 2 साल बाद हमें हुजूम देखने को मिलेगा, एक भरा स्टेडियम देखने को मिलेगा। तो आपकी दीगर खिलाड़ियों से भी बातचीत हुई तो क्या कहना था? ये यानी हम देखें तो 3 दिन पहले टिकटें जो है सारी बिक चुकी हैं, 2 दिनों से पहले हम देख रहे हैं कि टिकट्स है ही नहीं मिल रही है 2 दिनों के लिए। तो ऐसे में दीगर खिलाड़ियों का क्या कहना था? बिल्कुल हरमीत, जैसा कि आप टेस्ट मैच की हिस्ट्री में पहली बार टेस्ट मैच की तमाम टिकट्स बिक चुकी थी और यहाँ हम देखा बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जितने भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के प्लेयर आए हैं, अगर मैं उनके कैप्टन की बात करूँ, पैट जो कैम्स है, उनका ये कहना है कि हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में इस अंदाज से हमें वेलकम किया जाएगा। और जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, ऐसा कोई सीन नहीं है।
बल्कि वो यहाँ पे आके खुश है। उन्होंने 3 से 4 रोज़ यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की और मैं जानता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे तमाशाई को रोके रखा है, ये हर किसी की ख्वाहिश है कि वो जल्दी से जल्दी स्टेडियम में जाएँ और टीम को सपोर्ट करें, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तानी टीम जो इस टाइम बैटिंग कर रही है। और ये अब देखें यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब लाइनों में लगे हैं और कोशिश करें कि वो अंदर इंटर हो और मैच से भरपूर लुत्फ उठा सके। बड़ी तादाद में नौजवान है, ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज़ वो भी यहाँ पे पहुंची और सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए। हरमीत, यहाँ पे पुलिस की 4500 के करीब नफरी तमाम एतराफ़ में जो जितना भी स्टेडियम वहाँ पे तैनात की गई है। पाक फौज के जवान भी है, लेकिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जो तमाशाई आ रहे हैं उनको वेलकम किया जा रहा है, स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं और मैच भी शुरू हो चुका है। मैच के ग्राउंड के अंदर और बाहर एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ और एक मेले का समान यहाँ बना हुआ। हाँ, जोशो खरोश बहुत अरूज पे है। अच्छा, जोशो खरोश अरूज पर है। फैसल, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, मतलब टेस्ट मैच जो है, टेस्ट सीरीज मतलब लंबा चलता है ना, ये मैच शॉर्ट फॉर्मेट का नहीं है और वैसे भी लंबा चलेगा। सो यहाँ पर खाने पीने को लेकर और उस तरह से क्या लोगों की एक्टिविटी के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस किस्म के स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं ताकि लोग जो है ज़रा अपनी पेट पूजा भी जारी रख सकें? रोमा, इस हवाले से आप जानते हैं ये जो स्टेडियम इसके इतराफ में फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट को तो बंद किया गया, लेकिन पिंडी आपको पता है खाबों का ये भी गढ़ है। लाहौर का तो मुकाबला नहीं करता, लेकिन यहाँ पे भी खाबे बहुत ज़्यादा हैं। इतराफ में बहुत बड़ी जहाँ पे एक फूड चेन भी मौजूद है और उसके साथ साथ स्टेडियम के अंदर भी जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं और तमाशाई आ रहे हैं वो अपना वैसे ही बंदोबस्त करके आ रहे हैं। खाने पीने की अशिया अंदर ले जाने की उनको इजाज़त है और सारे खाने पीने के साथ साथ मैच भी इंजॉय कर रहे हैं और नौजवानों की बड़ी तादाद वो सुबह सवेरे यहाँ पहुँचना शुरू हुई थी। अब तो खैर स्टेडियम के फुल होना शुरू हो गया, तो ऑलमोस्ट फुल हो चुका हुआ है और यूँ लग रहा है कि जुमे की नमाज के बाद यहाँ कोई बैठने के खड़े होने की गुंजाइश भी हमें दिखाई नहीं देगी। अच्छा फैसल, जैसे स्टॉल आपने अंदर बात की है, कोई आइडिया है किस तरह के स्टॉल हैं? अमूमी तौर पे जो पुराने ज़माने में हमें टेस्ट मैच याद हैं, अंदर बड़ी चटपटी चीज़ें मिला करती थी, तो वो चटपटी चीज़ें इस वक्त भी अवेलेबल होंगी अंदर? बिल्कुल रऊफ साहब, ऐसे ही आपको पता है ये खूबसूरती होती है कि वही जो नौजवान होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं चीज़ें, उसी तरह उन्होंने उठाई होती है, पूरे स्टेडियम का वो राउंड लगा रहे होते हैं। जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इसके चारों तरफ पे फूड स्ट्रीट है। फूड स्ट्रीट को तो बंद किया गया सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, बहरहाल उसके अलावा बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अंदर लोगों को जो है वो खाने के तमाम आइटम दस्तयाब होंगे, लंच भी वहाँ पे करवाया जाएगा और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होगी। और हमने देखा नौजवान जो है अपने वो खाने पीने का जो सामान है वो साथ लेके भी स्टेडियम के अंदर जा रहे हैं, तो खाने पीने का उनका बंदोबस्त हो चुका है, पानी का वो अपना बंदोबस्त करके जा रहे हैं, तो साथ टेस्ट मैच को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है ये 5 रोज़ का ये मैच और मौसम भी आज बड़ा ज़बरदस्त है। कल बारिश हो रही थी लेकिन आज बारिश का नामो निशान भी नहीं है। खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं, हमने देखा भी और दिखाया भी अपने व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया साही, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आने वाले दिनों के मैचेस के हवाले से भी हमने अपने व्यूअर्स को अपडेट रखना है, बट अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से 2-3 अतराफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। बिलावल भुट्टो अपना मार्च लेके अब मुल्तान तक पहुँच चुके हुए थे। कल तक मुल्तान में आके उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन देता हूँ इमरान खान को कि 5 दिन के अंदर अंदर वो हुकूमत छोड़ दें, नहीं तो हम खुद आके निमट लेंगे। फजलुर रहमान साहब ने 48 घंटे की बात की थी अदम एतमाद के लिए, उस 48 घंटे में से 24 घंटे गुजर गए हैं। अगले 24 घंटे इस हवाले से बहुत अहम हैं, तो इस हवाले से हमारे साथ रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं, उनसे चल के बात करेंगे। रज़ा, ये 2 मुख्तलिफ डेडलाइंस जो दी गई, इससे आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिलावल 5 दिन कह रहे हैं, मौलाना 24 घंटे कह रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, वो तो बड़ी क्लियर अब मामला हो चुका है कि अपोजिशन ने तैयारी पकड़ी हुई है हर तरह से हुकूमत के गिर्द घेरा डालने की, और वो लॉन्ग मार्च भी वो लेकर आ रहे हैं। साथ साथ ऐलान भी हो चुका है और ये भी जो इतलात आ रही हैं अभी तक मीडिया में जो कुछ आया है कि नंबर भी पूरे कर ली अपोजिशन ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा। देखिए, अभी इसमें बहुत सारे मराहिल बाकी हैं और ये कोई भी नतीजा जो है वो उसको अखज़ नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि माजी में जो भी तरीके अदम एतमाद हुई थी, मसलन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ हुई थी, वो कामयाब नहीं हुई थी। और उसमें भी लास्ट मिनट के ऊपर हुकूमत वक्त जो होती है उसके पास बहुत वसाइल होते हैं और बहुत
तरीके होते हैं अपने मेंबरान को की लॉयल्टीज जो है उनको साथ रखने के लिए। बहरहाल अब ये मामला तो चल निकला है, इमरान खान साहब के लिए ये अब एक मुश्किल इम्तिहान शुरू हो गया है, जो चंद ही रोज में इसका हम देख लेंगे कि क्या निकलता है नतीजा। बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर दोनों तरफ। और बिलावल ने कल एक प्रोग्राम में कहा भी कि परवेज़ इलाही को जब तक कोई चीज़ बड़ी ऑफ़र नहीं की जाएगी वो ज़ाहिर है साथ नहीं मिलेंगे। और उस मामले में उन्होंने मिसाल दी कि हमने कुर्बानी दी है पीपल्स पार्टी ने, और हमने शहबाज शरीफ का नाम लिया प्राइम मिनिस्टर के लिए कि नेक्स्ट वो हो गया। तो अब नून लीग को अपना दिल बड़ा करना चाहिए परवेज़ इलाही के मामले में। नून लीग आपके ख्याल में कुछ दिल बड़ा करने के लिए तैयार होगी? जी, मेरे ख्याल से नून लीग के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा अगर वो ये चाहते हैं कि ये अदम एतमाद कामयाब हो और मुल्क अगले इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि यही उनका इसमें पूरी जो तरीके अदम एतमाद का मकसद ये है कि सिर्फ हुकूमत को फारिग करना नहीं है बल्कि अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। तो फिर उसके लिए उसको बिल्कुल ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, इसके सिवा तो कोई चारा नहीं है। मगर इत्तेहादियों से ज़्यादा जो एक स्ट्रेटजी जो अपनाई है अपोजिशन ने वो ये भी है कि उन्होंने पीटीआई के भी जो नाराज़ अरकान है उनके साथ भी गुफ्तो शनीद जारी रखी हुई है। और वो अभी भी ये इतलात आ रही हैं कि 20 के करीब मेंबरान, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा अखबारात में कि 20 के करीब जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं वो उनसे बातचीत की गई है। तो उन्होंने दोनों तरफ इस बार सिर्फ इत्तेहादियों के पे रिलाई नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए इत्तेहादी जो हैं PMLQ है, MQM है और बाप पार्टी है और GDA है। ये चार छोटे इत्तेहादी जो हैं इनके साथ तो बातचीत चल ही रही है, लेकिन ये इनकी तरफ से कोई वाज़े इशारा नहीं मिल रहा। चौधरी परवेज़ इलाही कुछ और कहते हैं और मुनिस इलाही साहब कुछ और कहते हैं। कल तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करके अपनी सपोर्ट भी दिखाई है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इत्तेहादियों पर रिलाई नहीं कर रही ऑपोजिशन, क्योंकि वो एक ख़तरनाक गेम हो सकती है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा रज़ा रोमी साहब, अगर हम देखें तो कोशिश तो अब जो बॉडी लैंग्वेज है अपोजिशन की और जो मामलात हम देख रहे हैं काफ़ी पुरएतमाद वो नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर ये इनकी कोशिश भी यही होगी कि पहले स्पीकर को की विकेट जो है उसको उड़ा दी जाए। अगर स्पीकर हट जाते हैं अदम एतमाद के ज़रिए तो कितना मुश्किल होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपनी कुर्सी बचाना? जी, अगर स्पीकर हट जाते हैं तो फिर तो बड़ी वाज़े तौर पर ये एक शिकस्त होगी और फिर तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से खुद शायद वो उसकी नौबत ही ना आए तरीके अदम एतमाद की। लेकिन अभी ये भी कल हमने सुना था कि हुकूमती पार्टी की ये हिकमत अमली हो सकती है कि वो इस इजलास का बॉयकॉट कर दे और वो तमाम PTI के मेंबरान से कहे कि कोई नहीं जाएगा और इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि जो भी ये गैर जमहूरी है, गैर कानूनी है, जैसे हमारी हाँ बात होती है। तो उस सिलसिले में फिर ये स्पीकर वाला जो मामला ये पिट जाएगा, फिर सीधे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये याद रखिए कि जो स्पीकर का इंतखाब होता है वो खुफिया राय शुमारी के थ्रू होता है और जो वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होता है वो शो ऑफ हैंड से होता है। तो शो ऑफ हैंड करने से तो जो बागी अरकान है या लोटे जिन्हें कहा जाता है हरफे आम में, वो तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए पहले उनका ये ख्याल था कि जी स्पीकर के ऊपर ये किया जाए। अब देखिए ये बड़ी, इसमें भी बड़े, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बड़े मराहिल बाकी हैं और कुछ यकीनी तौर पे हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता फिलहाल। ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से ऑपोजिशन का ये दावा है, PDM का ये दावा है हमें 24 अराकीन की हिमायत हासिल है, हुकूमती अराकीन की, आपको इत्तेहादियों का तो फैक्टर एक तरफ, बट इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ कितना बड़ा चैलेंज बन सकती है और इन लोगों की वफादारी को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर साहब को एंड तहरीक इंसाफ ऑल्सो? देखिए जी, वो तो जाहिर बात है जो यूजुअल चीज़ें होती हैं हुकूमतों के पास के वजारत दे दी, कोई ओहदा दे दिया, कोई नौकरी दे दी, कोई फेवर दे दी, तो ये वाले हरबे तो बिल्कुल इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा कल आज़ाद सैयद साहब ने एक रोज़नामा जंग में कॉलम भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि IB जो है वो भी इनकी निगरानी कर रही है। बहरहाल ये देखें, ये मामला जो है ना, जब तब्दीली का पता लग जाता है, देखिए पाकिस्तान में
पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब सिग्नल आता है मुख्तलिफ हलकों से तो फिर पार्टियां, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां भी देख लेती हैं कि अच्छा भाई तब्दीली का टाइम आ गया है, फिर वो इस तरह की जो ऑफर्स हैं उनको कबूल नहीं करती। तो इसलिए ये जो भी वो थैंक यू करेंगे। वेरी मच रज़ा रूमी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, आपको रात जगाया हमने, उसके लिए माजरत। अभी मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया जहाँ पे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। जैसे रज़ा ने बताया कि स्पीकर के मामले में भी अभी मुश्किल है, बाकी जगह पे भी मुश्किल है, आने वाला वक्त बताएगा 24 घंटे में। अभी जा दीजिए ब्रेक के लिए, वापस ब्रेक के आएंगे। बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि आज हम इन फ्रेंच की कुरंदाजी करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने हमें वीडियोस भेजी और ऑब्वियसली लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया। सो हमने ये अनाउंसमेंट की थी कि हम फ्राइडे के रोज़ अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन कौन से वो लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने हमें वीडियोस भेजी और अब उनका कुरंदाजी के ज़रिए नाम निकला और वो इनामात जीतने वाले हैं। सो हमारे सामने ये एक बोल पड़ा है, सर निकाल लूँ, मैं ही निकालूँ ओके चलें जी। पहली हमारे पास नाम है सिद्रा बुरेवाला से। बहुत बहुत मुबारक आपको सिद्रा, आपने हमें एनफ्रेंच के साथ अपनी वीडियो व्हाट्सएप की थी और अभी आप इनाम भी जीत चुकी हैं। ऑब्वियसली हमारी टीम बहुत जल्द आपसे रब्ता करेगी। 3 लोगों के लिए हमने लकी ड्रॉ करना है, पहला हम कर चुके हैं, दूसरा ये मैं हरमीत के बिहाफ पर कर रही हूँ और ये है लाहौर से। वाओ, आसफा जब्बार। ऐसे कर लेता हूँ, देख। हाँ बस ठीक है, मैंने आपके बिहाफ पे कर लिया। आसफा जो है वो अगली खुश नसीब है और हमारी टीम बहुत जल्द आसफा से भी राब्ता कर लेंगी। सर आपके बिहाफ पे भी मैं ही कर लूँ? जरूर आप करो। ओके चलें जी। अच्छा जी, पेशावर से समीना ताहिर जो है वो तीसरी खुशनसीब हैं और बहुत जल्द समीना से हमारी टीम राब्ता करेगी और आपका इनाम आप तक पहुंच पाएगा। तीनों लोगों को, आसफा और समीना और इसके साथ साथ जनाब सिद्रा, तीनों खुशनसीबों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हम साइड पे रख लेते हैं ताकि हमारी टीम बाद में इनको देखे और इन तीनों खुशनसीबों से राब्ता किया जा सके। कि जो मेन कास्ट में हम जानते हैं बड़े मशहूर लोग हैं, सरमद कूटन हैं, मीरा सेठी को आपने देखा था, सबा फैसल हैं और 12वां खिलाड़ी कौन है जी? फवाद खान भी हैं। हाँ। और बेसिकली एक क्रिकेट दोस्ती दुश्मनी पर बेस्ड एक कहानी है। अभी हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। हमारी बेस्ट विशेस बाय द वे इस सीरीज़ के लिए हैं बिकॉज पाकिस्तान में मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है, बट वेब सीरीज़ का ट्रेंड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले भी कुछ वेब सीरीज़ आई, अच्छा रिस्पॉन्स है, बट सिंस इसकी कास्ट बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे लेवल पर बनी है, प्लस माहिरा खान की प्रोडक्शन, सो लेट्स सी कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। कल ये रिलीज़ हो जाएगी और हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आजकल लोगों का जो रुझान है वो सिनेमा की तरफ बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। एक तो हमने देखा कि एक्टिंग के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा तब्दील हुए हैं। जब एक्टिंग के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा तब्दील हुए हैं, सो विद इन पाकिस्तान अगर हम लें, सो यहाँ पर लोग अब सिनेमा एक तो बहुत कम रह चुके हैं, सिनेमा कम रहे हैं, सो लोगों का रुझान भी, एक तो कोविड आ गया और उसके अलावा भी अब लोग जो है वो प्रेफर कम करते हैं सिनेमा घर में जाना और वैसे वेब सीरीज़ और ये देखते हैं। सो ये क्या हमारी इंडस्ट्री के लिए और सिनेमा घरों के लिए अच्छी बात है? नहीं है। एक चीज़ जिस तरह से आपने ये अभी स्टार्ट में बात की तो मेरे माइंड में एक चीज़ ये आ रही थी, मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे जैसे वक्त तब्दील होता है बहुत सी चीज़ों में जिद्दत आती है। मोबाइल फ़ोन्स को ले लें, लैपटॉप्स को ले लें, चीज़ें बदलती हैं। सो शायद ये भी एक चीज़ है, बदली है और मेरे ख्याल में इससे आगे फिर और भी चीज़ें बदलेंगी। तो जब तक सिमिलैरिटी चीज़ों में रहती है, लोगों का फिर रुझान आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। सो मेरे ख्याल में इंटरेस्ट लेवल को बरकरार रखने के लिए डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरमीत क्या इस बारे में राय रखता है? ज़रा हरमीत की भी ओपिनियन ले लें। हरमीत, क्या ख्याल है, वेब सीरीज़ होनी चाहिए या साथ साथ नस्लें हैं, नई नस्ल को नई सारी चीज़ें जो हैं? देखिए, हम देखें ना तो सिनेमा जो था बिल्कुल कोविड की वजह से वो बंद भी हो गए। पाकिस्तान में कई वो सिनेमाज जो अभी बने हुए हैं, जो मॉडर्न तरीके से बने हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि खास तबका जो है वो तो जाता है, लेकिन हमने उमूमन देखा होगा, रहू साहब को ज़्यादा एक्सपीरियंस इस हवाले से अगर हम देखें तो रेडी वाला जो था,
जो दुकानदार था, जो गाड़ी चलाता था, वो जो आम सिनेमाज, ज़्यादा बड़े बड़े सिनेमाज बने थे वो भी प्लाजो में तब्दील हो गए। तो वहाँ पे एक रश जो है हमें दिखाई देती थी कि आम जो आदमी है वो उसकी रसाई वहाँ तक बड़ी आसानी से थी और वहाँ पे क्लास जो है वो फ़र्क महसूस भी नहीं होता था। अब अगर हम देखें तो बहुत से सिनेमाज सोसाइटीज़ में बने तो हैं, लेकिन वहाँ पे जो आम आदमी है, जो रेडी वाला है, जो ढाबे वाला है, वहाँ पर जाने के लिए वो तैयार नहीं है, ना उसको वो सोसाइटी एक्सेप्ट। ये चीज़ें भी हैं, इसको भी देखना होगा। साथ साथ हम ये देखते हैं कि नई नस्लें जो आई हैं उनको नई वो चीज़ चाहिए जो नेचुरल हो। बिल्कुल हम एक्टिंग में देखते हैं तब्दीलियाँ नज़र आ गई हैं बहुत सारी चीज़ों में। हम स्टोरी को देखते हैं तो स्टोरी में पहले जो स्टोरीज थे उसमें और आज की स्टोरीज में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क है वो भी पाया जाता है, जिसकी वजह से जो और ख़ासकर वेब सीरीज़ हम देख रहे हैं कि जिस तरह आपने नेटफ्लिक्स की बात की, दीगर हम सीरीज़ की अगर बात करें तो इस वक्त कोविड की वजह से ज़्यादा रुझान भी बढ़ा लोगों का और इंटरेस्ट भी ज़ाहिर कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको अब वक्त भी जो है कलील है, हर बंदे के पास कोई ना कोई जो है, हम देखते हैं कि कम टाइम है तो उसकी कोशिश होती है कि अगर टाइम मिलता है तो चलो मोबाइल मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास पड़ा है तो इसी पे देख लेते हैं। सिनेमा जाने का जो फैमिली का ट्रेंड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोग जो है फैमिली के हमरा जाते थे, एंजॉय करते थे, खाने पीने होते थे, वहाँ पे पूरा दिन जो है उसमें गुजर जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ जो फिल्में थी वो घटी, जिसकी वजह से सिनेमा घरों की तादाद भी कम हो गई। सिनेमा घरों की तादाद कम हुई, फिल्में ना लगी तो लोगों का रुझान है जो है वो वेब सीरीज़ की जाने लगा। और वेब सीरीज़ में हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें उसमें आपको दिखती हैं, एंटरटेनमेंट के अलावा सस्पेंस, सारी चीज़ें आपको जो एक फिल्म में आपको नज़र आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो नई नस्ल है उसको ज़्यादा अपनी तरफ वेब सीरीज़ अट्रैक्ट करिए और काम इस पर बहुत ज़्यादा करना होगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो वैसे भी अगर हम देखें बदहाली का शिकार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जी 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 हरमीत, बिल्कुल इस मौके पे मतलब हमें एक और स्टोरी शामिल करना है, लेकिन आपकी जो बात है इसको आगे बढ़ाएंगे, मौका मिला तो आज ही करेंगे। मतलब अगर मौका मिला बीच में, और वो ये है कि ये टॉपिक बड़ा शानदार है कि वेब सीरीज़ क्या करेगी, क्या तब्दीलियाँ लाएगी नफ्सियाती तौर पे, देखने के लिए, समाजी तौर पे। सिनेमा जब आया था या टेलीविज़न घर में आया था तो उसने बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेके आया था, जो मैंने कहा जैसे समाजी तौर पे भी। तो वो तब्दीलियाँ किस तरह की होगी इसमें अभी चलते हैं। मदरसे के बच्चे, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो साइंस के मैदान में कोई काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बच्चे बड़े होनहार हैं। इन्होंने एक रोबोट बना दिया है और ये मदरसा जो है तलागंग का मदरसा है जी। बिल्कुल, तलागंग का ये मदरसा है और यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने तो ये पहला मदरसा ऐसे देखा है। नॉर्मली मदरसों में यही होता है कि दीनी तालीम दी जाती है, बट ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये पहला मदरसा शायद हो जहाँ पर बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी, साइंस के बारे में भी बताया जा रहा है। और इसी तालीम को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने रोबोट तैयार किया है, किस तरह से किया है। प्लस मैं इस मदरसे के बारे में भी मज़ीद जानना चाहूँगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट मौजूद हैं, सुल्तान महमूद। सो सुल्तान, थैंक यू सो मच। सुल्तान, सबसे पहले तो आपके मदरसे के बारे में वही जानना है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल है कि दीनी तालीम दी जाती है, अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ दुनियावी तालीम और फिर साइंस की तालीम देना, अपने मदरसे के हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में यहाँ पर तालीम दी जाती है और फिर असातिज़ा कैसे हैं। अभी राब्ता हो जाएगा, थोड़ी देर में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन यह है कि मैं थोड़ा सा ज़रा अपडेट क्रिकेट की भी कर दूं, और क्रिकेट की अपडेट ये है कि तकरीबन जब मैंने आखिरी दफ़ा देखा था 34 रन्स पाकिस्तान ने कर लिए थे 13 पॉइंट सम ओवर्स में, और बड़े मोहतात अंदाज में बैटिंग चल रही थी। अब्दुल्ला शफीक नस्बतन तेज़ खेल रहे हैं और जो इमामुल हक हैं वो धीमे चल रहे हैं। पेशेंटली पाकिस्तान चल रहा है और यही मेरे ख्याल में ज़रूरत भी है कि आराम से बिल्ड किया जाए। जी ठीक हो गया। मैच के हवाले से हमें ऑब्वियसली मजीद भी अपने व्यूअर्स को अपडेट करते रहना है, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि तलागंग का एक मदरसा है जहां पर बच्चों को दीनी उलूम के साथ साथ साइंस की तालीम भी दी जाती है, और इसी साइंसी तालीम को यूटिलाइज़ करते हुए बच्चों ने कारनामा सर अंजाम दिया है। रोबोट बनाया है, जिसके बाद रोबोट को नुमाइश के लिए भी पेश किया गया। मदरसे के बारे में भी जानेंगे, इस अचीवमेंट के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ मदरसे के ही स्टूडेंट सुल्तान महमूद इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। सुल्तान,
थैंक यू सो मच। सुल्तान, सबसे पहले तो अपने मदरसे के बारे में बताएं, क्योंकि हमने तो पाकिस्तान में कोई ऐसे मदरसे नहीं देखे जहां पर आपको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती हो। सो ये बड़ी खुशाइन बात है। आपके मदरसे में किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, फोकस करवाया जाता है, टीचर्स कैसे हैं, उनकी अपनी एजुकेशन कैसी है, तमाम चीज़ों के बारे में बताएं। वालेकुम सलाम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ अरसे पहले की बात है कि हमारे पाकिस्तान में और हमारे मुल्क में इस तरह के मदारिस नहीं थे जहाँ पर दोनों चीज़ें इकट्ठी हों, रिलीजियस और क्या कहते हैं वर्ल्डली एजुकेशन दोनों पढ़ाई जाए, स्कूल भी हो मदरसा भी हो। लेकिन अभी तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में कई सारे इस तरह के मदारिस मौजूद हैं जहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल भी पढ़ाया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें एक हमारा बैतुस्सलाम भी है जो पिछले तकरीबन 10-15 साल से इस मेहनत में लगा हुआ है। और यहाँ पे हमें दीनी तालीम के साथ साथ ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, एफएससी और उसके अलावा रोबोटिक्स की तालीम भी दी जाती है। ये रोबोटिक्स के अलावा वीडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और लैंग्वेजेस में भी इंग्लिश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के हैं, कुछ रिलीजियस हैं, तो बाकी जो स्कूल की तालीम के हैं तो वो फिर नस्ट से भी हैं, लम्स से भी हैं, और इसके अलावा कॉमसेट और इस तरह की अच्छी यूनिवर्सिटी से हमारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसकी जितनी भी हमें फंडिंग की जाती है और जितना हमारा इस पढ़ाई पर खर्चा होता है, तो वो हमारे स्टूडेंट से कुछ नहीं दिया जाता, बल्कि सारा बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके ये आगे इदारे हैं, जो तलगंग में भी एक ब्रांच है, एक ब्रांच जिसकी कराची में, तो ये सारा जो इसका पीछे से फंडिंग वगैरह होती है वो बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से होती है। हमारे जितने रोबोटिक्स कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे जितना हमारा खर्चा आता है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक आम बंदे के लिए उसको बेयर करना, क्योंकि ये हज़ार से लेकर जो है ना लाखों तक भी चले जाता है बाज़ औक़ात। तो ये जितने भी हमें पीछे से इसकी जो फंडिंग वगैरह होती है, तो वो बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से होती है। उसके अलावा भी हमारी कोई फ़ीस वगैरह, कोई इसके अलावा हमारा यहाँ पर जामिया में कोई अपना खर्चा नहीं है। जितना भी हम यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, हमारी ओ लेवल्स की, ए लेवल्स की फ़ी वगैरह, जो कि काफ़ी हाई होती है, ये सारी हमें बैतुस्सलाम ही प्रोवाइड करता है। अच्छा सुल्तान, ये बताओ कि ये जो रोबोटिक्स है या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके कोर्सेज का हिस्सा हैं, बाकायदा कोर्सेज की सूरत में पढ़ाए जा रहे हैं, या ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे आपने लिए हुए हैं? कुछ चीज़ें हैं जैसे भी ओ लेवल्स, ए लेवल्स, तो वहाँ पे रोबोटिक्स और इन चीज़ों का तो कोई काम आमतौर पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा और डिफरेंट सिलेबस होता है, वो हम अपने उसके साथ करते हैं। लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है, बच्चों का छुट्टी का टाइम होता है, हॉलीडेज होती हैं, उनमें एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम फिर इन चीज़ों को भी साथ साथ करते हैं। जिन बच्चों का जिस चीज़ का शौक हो, कोई रोबोटिक्स में जाना चाहता है, कोई वीडियो एडिटिंग में, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, कोई प्रोग्रामिंग में, तो जिस बंदे को जिस चीज़ का शौक हो, तो उसको उसकी पूरी चीज़ें मुहैया आगे की जाती हैं कि वो अपने शौक में आगे बढ़ सके। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सुल्तान, हम देखते हैं मदरसों में भी उमूमन, रोमा ने जो बात की, बल्कि हमने भी बहुत देखा है कि ज़्यादातर दीनी तालीम पर ही फोकस किया जाता है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि रोबोट बनाया है, साइंसी उलूम में भी आप लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, जो तलबा हैं वहाँ पे मदरसे में, वो कितनी ज़्यादा दिलचस्पी जो है इन साइंसी मज़ामीन में वो ले रहे हैं? देखिए, जितना ज़्यादा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में है ना, शायद ही कहीं हो। और हम अपने बच्चों को देखते हैं कि वो मुख्तलिफ, और काफ़ी बच्चे बड़े पुअर बैकग्राउंड वगैरह से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उनको एक इन्वायरमेंट दी जाती है, एक माहौल दिए जाते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि अभी कितने हम यूनिवर्सिटीज़ में गए, नस्ट NERC में हमने पार्टिसिपेट किया, अभी जो है ना कुछ अर्सा पहले हमने कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद UAT पेशावर में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे हमारी बहुत नुमाइंदा कारकर्दगी रही। तो कितने कॉम्पिटिशन्स में हमारी फर्स्ट पोजीशंस आई, और ये वही बच्चे हैं जो मदरसे से गए हैं और जिन्होंने सब कुछ जामिया से ही सीखा है। पहले वो प्राइमरी करके आए हैं और उसके बाद जो लैंग्वेज की है, जो उन्होंने रोबोटिक्स सीखा है, जो उन्होंने ओ लेवल्स किए है, ए लेवल्स किए है, सब कुछ उन्होंने जामिया ही में ही सीखा है। तो इससे हमें अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको कितनी दिलचस्पी है इस चीज़ में, जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सुल्तान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं हम नसाबी सरगर्मियाँ हम जिनको कहते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं गैर नसाबी सरगर्मियों में आती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ और जिस तरह से आपको इंगेज किया जा रहा है, तालीम दी जा रही है, रोबोट आप लोगों ने बनाया, ये तमाम चीज़ें हम नसाबी सरगर्मियों का हिस्सा हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं? इनमें दो किस्म की आ जाती हैं। जो हमारी रोबोटिक्स की कंपटीशंस वगैरह हैं, ये तो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे होते हैं, और ये तो इंजीनियरिंग जो बच्चे कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में फिर ये चीज़ें होती हैं।
लेकिन हमें अपने ओ लेवल्स के साथ, ये अपनी मैट्रिक के साथ, इनको एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फारिग टाइम में हमें मुकम्मल उसका माहौल फ्राहम किया जाता है कि हम अगर इन चीज़ों को सीखना चाहें तो हम सीख सकते हैं। उसके लिए हमारे टीचर्स भी मौजूद होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, और उसके अलावा भी जो चीज़ें हों तो हमें बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट उनकी ज़रूर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सुल्तान, हम देखते हैं कि ज़्यादा जिस तरह आपने बात की, मुतवस्सित तबके से ज़्यादा बच्चे जो हैं आते हैं मदरसे में पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जो वालिदैन हैं वो चाहते हैं कि बच्चों को तालीम दी जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में अगर हम छोटे, ज़्यादातर ऐसे भी होता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको भी मदरसे में दाखिल करा दिया जाता है, तो उन बच्चों को भी इसी में शामिल कर दिया गया ताकि वो भी आके साइंसी मज़ामीन के साथ साथ वो दीनी तालीम जो है वो दोनों हासिल कर सके। तो उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। असल में अभी तक ना हमारी जो यहाँ पे कौम है ना, तो वो मदारिस को अच्छी तरह समझी नहीं है। हम सबको एक ही लेवल पे लेते हैं कि एक जैसे अभी मिसाल के तौर पर स्कूल्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक सेकेंडरी स्कूल है। तो इनमें सब में डिफरेंसेस होती हैं, और एक प्राइवेट स्कूल है, बीकन हाउस वगैरह है, तो उनमें भी डिफरेंसेस हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंस होती हैं। इसी तरह हमारी जामियात में भी मुख्तलिफ डिफरेंसेस होती हैं। एक छोटे लेवल पे गाँव में एक छोटा सा मदरसा होता है, वो सिर्फ इसलिए कि बच्चों को कुछ ना कुछ तालीम देते रहें, वहाँ पर इस तरह का माहौल होता है। लेकिन अगर आप हमारे बैतुल सलाम में देखें तो ये यूनिवर्सिटीज़ लेवल का जामिया है, और यहाँ पर एडमिशन इतनी आसानी से नहीं होता। दूर-दराज से लोग उसके लिए आते हैं, और हम एडमिशन के दिनों में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंतहाई रश होता है, और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें उसमें बढ़ सकें। और इसी तरह जैसे हमारे एफएससी, मैट्रिक, इन चीज़ों के कोर्सेज़ होते हैं, तो दरसे निज़ामी जो हमारे आलिम बनने का कोर्स है, तो उसमें भी इसी तरह स्टेप्स होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना बच्चे आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे ये भी नहीं कि कोई भी बच्चा आ जाए तो किसी भी क्लास में बैठ जाएगा और कुछ भी जो करना चाहे तो कर लेगा। उसमें भी आपको पहले कुछ करना पड़ता है। अच्छा सुल्तान, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। सुल्तान, हम देखते हैं कि मदरसे से जो तालिब निकलता है उमूमन ये होता है कि वो मुफ्ती बन जाता है, आलिम बन जाता है, किसी न किसी मदरसे के कारी बन जाता है। तो थोड़ी सी, क्योंकि आपका एक मिसाली मदरसा है, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, और बच्चे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट इसी में भी दिखा रहे हैं, दुनियावी तालीम में भी। तो कोई ऐसी मिसाल है कि आपके मदरसे से कोई जो तलबा हैं वो निकले हों और वो कोई अच्छी पोस्ट पे भी साथ में गए हों? असल में हमारे जामिया को तो अभी इतना अर्सा नहीं हुआ, तकरीबन इसको 10 साल हुए हैं, और 10 साल में तो हमारा जो 1-2 बैच निकले हैं, लेकिन वो भी फिलहाल सिर्फ क्योंकि शुरू में दीनी तालीम थी तो वहाँ पर। और उसके अलावा ये बात भी है कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में देखें ना, तो हर किसी की अपनी फील्ड होती है। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो उसका काम क्या होता है कि जी वो एक लोगों को मेडिकल डॉक्टर फ्राहम करे। इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो वो लोगों को और कौम को क्या एक इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह जो जामिया है इसका काम ये है कि लोगों को दीनदार लीडर फ्राहम करे। तो हमारा असल मकसद ये है कि हम लोगों को असल मकसद आपका हमारे सामने आ गया। बहुत जबरदस्त मकसद है। बहुत शुक्रिया सुल्तान महमूद हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हाई हील्स, बहुत सी ख़वातीन अगर हम देखें सो हाई हील्स पहनने का शौक़ रखती हैं। अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो मुझे हाई हील्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट इसकी रीज़न ये होती है कि ये एक अच्छा लगता है, ट्रेंडी लगता है, फैशनेबल लगता है, और बाज़ औक़ात आपकी ड्रेस की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जिसके साथ आपने ऊंची हील पहननी ही होती है। और अच्छा, अब इसके भी डिफरेंट इकसाम है। लाइक अगर मैं देखूं तो मुझे पॉइंटेड और लॉन्ग पेंसिल हील्स बहुत पसंद है। मुख्तलिफ ख़वातीन की मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, बट आई हैव सीन मैनी वुमेन इन माई सराउंडिंग्स जो कि हील को अपनी ज़रूरत या मजबूरी के तौर पर पहनती हैं। मजबूरी ये कि जहाँ पर जॉब कर रही हैं वहाँ की ये रिक्वायरमेंट है। ज़रूरत इस तरह से कि वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, हाइट आपकी मतलब कम है, सो उस चीज़ को, अपने उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए या सोसाइटी के एक लेवल से मैच करने के लिए वो हील का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हमें हील का इस्तेमाल कब करना चाहिए? टू मी, अगर आप फैशन के लिए कर रहे हैं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन रखने के लिए कर रहे हैं तो देन इट्स फाइन। बट अगर आपको ज़रूरत या मजबूरी में करनी पड़ती है, पहनना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। बट एक कंसल्टेंट, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर और कंसल्टेंट इस बारे में क्या राय रखती हैं, हमारे साथ इस वक्त सैयदा नाज़िया हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। नाज़िया, थैंक यू सो मच। नाज़िया, सबसे पहले तो ये जो तीनों चीज़ें हैं कि अगर आप हील का इस्तेमाल कर रहे हैं फैशन के लिए, मजबूरी के लिए या ज़रूरत के लिए,
आप इन तीनों को जरा क्विकली डिफाइन कर दें, तीनों कैटेगरीज को। राइट देखिए, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लाइफस्टाइल कंसल्टेंसी के तौर पे जो मेरा इसका पॉइंट ऑफ व्यू है और जो नाजिया का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं दोनों आपको शेयर कर दूंगी। जैसे कि आपने एलैबोरेट भी किया, फैशन इंडस्ट्री में नॉर्म है, रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी हाइट छोटी है तो मेरी मजबूरी है, मेरी ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि शौक दा कोई मुल नहीं, एक हाई हील पहनने वाली खातून जो हैं उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर और अपने आप को एक्सेंचुएट करना, अपने में कॉन्फिडेंट फील करने के लिए भी हाइट ऐड करनी होती है, व्हिच एलिवेट्स यू, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट इज इम्पेरेटिव। हर औरत चाहती है कि मैं खूबसूरत लगूं, लेकिन शख्सियत के अंदर उभार लाने के लिए बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर और आपकी पॉइज और आपका ये कि वॉक जो है ना, वो बहुत फर्क पड़ जाता है। आपकी पर्सनालिटी बहुत शाइन करती है। तो उन लोगों के लिए जिनका ऐसे रख रखाव, या जैसे फैशन इंडस्ट्री वाले लोग हैं, मॉडल्स हैं, एयर होस्टेसेस हैं, या जिनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर में उठना बैठना, लोगों से मिलना, उनका सर्टन एक ड्रेसिंग सेंस होता है, उनको एक सर्टन वॉक करनी होती है और अपने आप को हाई हील में वो बेटर फील कर सकती हैं। जैसे कि आप देखें, अगर चप्पल पहन के मैं आऊंगी आपके पास तो इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा, बिजनेस भी नहीं मिलेगा, शायद आप मुझे सीरियसली भी नहीं लेंगे कि ये रिस्पेक्ट नहीं दे रही हमें, ये तैयार होके नहीं आई है। हील में और रेगुलर शूज में आई थिंक आपके ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वो इस वजह से खवातीन का प्रेफरेंस होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पर मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरह से करना चाहूँगी, अगर फैशन है, मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, मुझे पैसे भी मिलने, देन इट्स फाइन, बट सोसाइटी के एक लेवल को मैच करने के लिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स बना देती ना सोसाइटी, आपकी हाइट छोटी है, इसको ओवरकम करने के लिए पर खवातीन जो कैरी भी नहीं कर सकती उनको भी हील पहननी पड़ती है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी ओन स्किन में बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप एक अच्छे जूते वैसे पहने, रेगुलर शूज़ पहने, इवन मैं तो कहती हूँ चप्पल में भी आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपनी ग्रेस है, चप्पल आपकी अच्छी, आप उसमें भी बड़े खूबसूरत लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपको खूबसूरत बनाता है। That's true, but if you are not comfortable wearing your own skin, if you're not comfortable अपनी body type में या अपनी height से, देखिए चीज़ों का कॉम्प्लेक्स होना या उस चीज़ को ओवरकम करके कॉन्फिडेंट होना, ये इंसान की अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी आउटसाइड सराउंडिंग्स ना हमें वैलिडेट या इनवैलिडेट करती हैं। जैसे कि आपने अगर कहा तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम तो जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं जो बॉडी शेमिंग के लिए, मोटा, छोटा, कोडू, आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी पर्सनालिटी को अंडरमाइन करवा रहे हैं, ये मुझे कॉम्प्लेक्सेस दिलवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने अंदर श्योर हूँ, अपने अंदर भरपूर हूँ, और जो अल्लाह ताला ने मुझे हाइट दी है या बॉडी टाइप है मेरा, या मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, अगर मैं उसको वेल कैरी कर सकती हूँ, कोई चीज़ अगर उसको बेहतर बनाने के लिए मेरी मदद कर सकती है तो उस टूल को मैं क्यों ना यूज़ करूं। और अगर वो टूल मुझे ज़बरदस्ती रिसोर्स के तौर पे नहीं, लेकिन एक इम्पोज के तौर पे अगर दिया जा रहा है, तो जाहिर है कि पहले अपने आप को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। हर बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐड करने के लिए कपड़े, आपकी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, आपका माइंडसेट और हील्स अगेन आपको हेल्प कर सकती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर मेरी मदद कर रही है, मुझे बेहतर उभार के दिखा रही है मेरी शख्सियत को, देन व्हाई नॉट। बट अपने ऊपर किसी और की वैलिडेशन या इनवैलिडेशन को हावी ना होने दे। इतनी स्ट्रांग पहले आपकी पर्सनालिटी तो बने ना। नॉट एवरीबॉडी इज सो कॉन्फिडेंट। नादिया ये बताओ, कितना ज़्यादा डिपेंड करता है शादीशुदा औरतें जो हैं उनके मेल पार्टनर के ऊपर? अगर फ़र्ज़ किया दोनों की हाइट एक जैसी है, तो मैंने देखा है कि वो प्रेफर करता है मर्द, वो उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं कि ये छोटी हील पहने, ये बड़ी हील ना पहने ताकि मुझसे लंबी ना दिखाई दे। ये कितना ज़्यादा डिपेंड करता है? बहुत डिपेंड करता है। मेरी एक्चुअली फैमिली में ही ऐसा एक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मर्द को सिक्योरिटी मिल जाती है अपने पार्टनर के तरफ से कि तुम्हारी हाइट मुझे भी मैं ऊपर देख रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तो ये सोच का सारा मेरा ख्याल है गेम है कि आई डोंट हैव टू लुक डाउन टू लुक एट यू, आई कैन लुक अप टू सी यू, लेकिन वो पार्टनर्स की सिक्योरिटी और उन दोनों का एक दूसरे के साथ एक लेवल मैच करने का होता है। हाइट का कॉम्प्लेक्स आदमी को शायद अपने टॉलर पार्टनर से हो सकता हो, देन वहां पे कॉम्प्रोमाइज तो लड़की शायद नहीं है, यकीनन होता है। मैंने तो ऐसी नाज़िया बहुत एग्जांपल देखी हैं जहां पर मर्द की हाइट अगर मुनासिब है या खातून के
इक्वल भी है, तब भी वो बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगा कि मेरी बीवी जरा सी भी ऊंची दिखे, हील पहने, इस तरह वो इम्पोज करते हैं वहां पर। मेरे ख्याल में एक मर्द को भी इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको अपनी ओन स्किन में बड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा, हम हील्स को खवातीन के साथ लिंक कर रहे हैं, मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो कि स्पेशल शूज बनवाते हैं जिसके नीचे 1-2 इंच की हील लगी होती है। सलमान खान, हाँ, सलमान खान तो फेवरेट है हाइट के जिक्र में, बिल्कुल। देखिए, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जब वो अपने से टॉलर मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स मॉडल्स के साथ स्टैंड करता है, तो सुष्मिता सेन के अपने वर्ड्स हैं कि ये कहता है तुम अपनी हाइट पहनना, मैं अपनी हाइट पहनूंगा। ठीक है। सो आई विल बी इन द सेम फ्रेम, बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ द हील आदमी 5'7" का तो नहीं हो जाएगा, 6 फीट का तो नहीं हो जाएगा, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप अपना कैरेज, ये हम बॉडी लैंग्वेज की एक सेशन करवाते हैं, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अपने आप को एलिवेट करने के लिए, जैसे आपको बताया ना, पतले लगने के लिए स्ट्राइप्स की शर्ट पहनो, या अपने ऊपर कवर करना है तो कैमोफ्लेज कर लो, इसी तरह अपने आप को एलिवेट करने के लिए, लंबा दिखाने के लिए सिर्फ एक आर्टिफिशियल या एक एक्स्ट्रा हील की या टूल की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कैरी ऐसे करते हैं कि वो प्रोजेक्शन, सलमान खान का आइडियल एग्जांपल इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को ऑरा, अपना प्रोजेक्शन ऐसे करता है कि देखो मुझे, मैं स्टार हूँ, वहां पे आप उसके कद को नहीं देखते। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हरमीत का भी रुख कर लेते हैं। हरमीत, आपने ऐसे मर्द देखे हैं जो स्पेशल ऑर्डर पे जूते बनवाते हैं और नीचे हील्स रखवाते हैं? मैं अब क्या बात करूं, मैंने खुद भी बनाए हुए हैं, लेकिन मेरी हाइट ठीक है, बुरी नहीं है। अब मैं हाँ, किसी ने डिमांड बना दिए थे और कहा भैया अभी पहन ले। अच्छा, मुझे तो वैसे हैरानी होती है कि कैरी करना जो है ये हाई हील को, ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे करती हैं खवातीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लंबी हाइट वाली, बड़ी, हम देखते हैं कि छोटी हाइट की तो आपने बात कर ली, खवातीन कभी भी मुतमईन होती नहीं है, ये आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन लंबी हाइट की लड़कियां जो हैं वो भी हाई हील पहनते नजर आती हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि शौक जो है खासकर खवातीन का किस एज तक ये रहता है कि भैया हमने हाई ही में रहना है और ज्यादातर हम इसमें ज्यादा हम अच्छे जो है वो नजर आएंगे? देखिए, मैं हरमीत इसको बाउंड क्यों करूं? शौक दर कोई एज या मूल नहीं है ना, एज वी अंडरस्टैंड। जब तक कि वो कॉन्फिडेंट है, कंफर्टेबल है, जैसे कि इन्होंने कहा भी कि मजबूरी के तौर पे पहन रही है या जरूरत के तौर पे। हमारे पास आयशा है ना, वो तो बेचारी बड़ी मुश्किल से पहनती है ना, मतलब क्या हरमीत क्या कह रहे हैं? हमारे ऑफिस में आयशा है, थोड़ी सी हैवी है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको कैरी करना। बेचारी 2-3 दफा गिरी भी है। करना चाहिए ये भी हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि women are more bound to bone diseases, osteoporosis, vitamin D deficiency, हमारी बैक पे वजन पड़ता है, हमारा नीज पे वजन पड़ता है। तो अगर आपको ये आपकी डे जॉब है या आपकी स्टैंडिंग जॉब है या आपको बहुत ज्यादा वॉक अराउंड करना है और आप ओवरवेट हो, चलो ये तो एक एडिशनल एक मसला या वीकनेस बन गया, बट व्हाई अपने आप को उस लॉन्ग टर्म इशू के लिए क्यों आप प्रोन कर रहे हैं? आपको कॉन्फिडेंस, मैंने जैसे कि आपको बताया, कुछ बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को कैरी बहुत टॉल कर सकते हैं। और बेहतरीन चीज ये है कि कॉन्फिडेंस, अगर मैं अपने आप को समझूं कि मेरी हील चलो 1 घंटा पहन लिया, 2 घंटा पहन लिया, सेम थिंग मुझे सूट कर रही है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी में वाइब्रेंसी आ रही है। बट अगर मैं आपके साथ मैच करने के लिए कर रही हूँ तो मैं पहले तो अपने एहसास कमतरी से बाहर निकलूं, दूसरा ये कि मैं अपने आप को एज अ टॉल पर्सन, एलिवेटेड पर्सन महसूस करना शुरू करूं। वो यकीन जब बिल्ड हो जाएगा, आप मुझे सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए, मुझे वैलिडेशन अच्छी सुनने को मिल जाए कि यार आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये बहुत मैजिक की और हीलिंग के तौर पे काम करते हैं हम सब के लिए, क्योंकि हम सब किसी ना किसी पेन से गुजर रहे हैं और हमें बेहतर लगने का कहीं शौक है, कहीं जरूरत है, कहीं मजबूरी है। बट who doesn't want to shine and who doesn't want to look different? Everybody wants to look better, और you know अपने आप से करो, दूसरों से मुकाबले ना करो। अच्छा, ये जिस तरह से हरमीत ने कहा ना कि ऐसी कौन सी एज है जहाँ तक खवातीन में ये शौक रहता है, मेरे ख्याल में ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मैंने ऐसी बहुत सी खवातीन देखी हैं जो 50 प्लस भी हैं बट स्टिल इवन 60 प्लस भी अगर वो इस चीज़ को मेंटेन करती हैं, और अनलेस उनका कोई मेडिकल रीज़न नहीं आ गया, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पर खवातीन आजकल तो बहुत ही अर्ली एज में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह स्टार्ट हो जाता है, आर्थराइटिस, उसमें फिर आपके लिए हील को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस ये सिचुएशन ना आए। वरना वर्किंग लेडीज और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाली वो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखने के लिए लाजमी हील का इस्तेमाल करती हैं, और इसका ताल्लुक एज से कोई नहीं है। क्यों नाज़िया?
जी, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, देखें पैरों में स्वेलिंग हो जाती है जब जाहिर है कि वजन पड़ेगा और आप बहुत देर तक एक हील के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर वो पेंसिल हील है, हील्स की भी टाइप्स होती है ना, प्लेटफॉर्म इज मोर कंफर्टेबल, वेजेस आर मोर कंफर्टेबल, हाई हील्स एंड दी स्टिलेटोस दे आर नॉट कंफर्टेबल, और वो रिकमेंडेड भी नहीं है। ये वाली हील तो खतरनाक है ये तो वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, बट ये इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री में या मॉडल की, ये उसके जॉब की नेचर की रिक्वायरमेंट है। सेलिब्रिटीज के लिए ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ और मुझे पता है मैंने 2 घंटे सिर्फ इनसाइड द एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फ्लाइट है, मैंने वॉक करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी माई प्रेफर्ड चॉइस। मैं अपने हाथ में ये शूज पकड़ूंगी, जहां उतरना है, फोटो खिंचवानी है, मैं ये पहन लूं, उसके अलावा मैं लोफर्स या जॉगर्स या स्नीकर्स पहनूंगी जो कंफर्टेबल है, और वहां पे मैं हाइट का नहीं सोचूंगी, वहां मैं कंफर्ट का सोचूंगी। तो अभी जितने भी ब्रांडेड हील मैन्युफैक्चरर्स हैं, आई डोंट थिंक वो कंफर्ट का सोच रहे हैं, वो पर्सनालिटी का और हाइट का ही सोच रहे हैं, क्योंकि उनको एक सर्टेन इंडस्ट्री को केटर करना है। लेकिन हमारी खवातीन, पाकिस्तानी एंड एशियन वुमेन, प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए हील्स नहीं पहनना प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो कर रही हैं और कॉन्फिडेंट हैं, लॉन्ग टर्म नुकसान का जिनको फिक्र नहीं है, वो उनकी अपनी चॉइस है। उसमें फिर एज इज नॉट अ बाउंड्री, it's your body type and it's the way you carry yourself. I think that is बिल्कुल ठीक है क्या। थैंक यू सो मच नाजिया, शो के लिए वक्त निकाला। बड़ी ज़बरदस्त बातें नाजिया ने शेयर की, बट यहाँ पर यही बात मैं तमाम देखने वालों से भी, ख़वातीन से ही कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जितनी मर्जी अच्छी हील, ऊंची हील, जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लें, जितना अच्छा मेकअप करवा लें, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो कॉन्फिडेंस शुड बी योर प्रायोरिटी, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सबसे बड़ी बात यही है ना कि मतलब ये कि आपका बिल्कुल सही कह रही हो, आपकी अंदर से नफ्सियाती सतह जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे हाइट को भूल जाएं, आप अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट को सामने रखें। और ख़ास तौर पे हील जो है वो अगर आपके मसाइल पैदा करती है, क्योंकि हील ने मसाइल ज़रूर पैदा करना है। ख़ास तौर पे जो पेंसिल हील है, जो बहुत स्टिलेटो जैसे बोलते हैं, नोकीली चोंच वाली, तो वो जिस अदाब में से आप गुजर रहे होते हैं, अगर आपको ज़्यादा दिन उसके ऊपर करना है, आपकी हड्डियों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, आपके घुटनों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, तो फिर आपको ख्याल करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपने बात की, बहुत से अच्छे ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छी पेंसिल हील्स बनाते हैं, मैंने भी पहनी है, आप जितनी मर्जी देर पहन लें आपके पाँव थकते नहीं अच्छा, है। हाँ, तो वो आप अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाएं तो फिर आपको फायदा होगा। पहन सकते हैं आप दिन में कितने घंटे पहन सकते हैं अगर आपने बैठना नहीं है? अपने मैंने तो 8-8, 9-9 घंटे भी पहनी हुई है, लेकिन अगर मैंने अच्छा वाला जूता कंफर्टेबल पहना हुआ है तो वो कैरी करना आसान होता है। बट अगर आपने कोई एवरेज सा पहना हुआ है तो वो फिर आप 2-3 घंटे मुश्किल से गुजरते हैं। हरमीत का कमेंट लें जरा। हरमीत का कमेंट हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी हमें शो में आगे बढ़ना है ना, हमारे पास और बहुत चीजें हैं। सो अभी हम सिब्बी का रुख करेंगे, जहां पर एक तारीखी मेला हर साल सजता है। अब की बार भी ये मेला सज चुका है, बट इसका आगाज इस बार मीना बाजार से हुआ है और बहुत से स्टॉल्स हैं, रक्स किए जा रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है। गहमा गहमी किस तरह से है, आइए चलकर देखते। तारीखी और सकाफती सिब्बी मेले का आगाज खवातीन के मीना बाजार से हुआ। जिले इंतजामिया ने बड़ी खूबसूरती से मीना बाजार सजाया तो खवातीन का समंदर उमंड आया। तकरीब की मेहमान खसूसी बनी असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मोहतरमा सन्ना माजबीन साहिबा, जिनका मीना बाजार आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। मीना बाजार में तालबात की जानिब से सकाफती स्टॉल लगाकर चारों सूबों की सकाफत के रंग पेश किए गए। मुख्तलिफ स्कूलों की तालबात ने टैबलो और इलाकाई रक्स भी पेश किए। मेहमान खसूसी का कहना था कि सिब्बी का तारीखी और सकाफती मेला मुल्क भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। मेरे ख्याल से सिब्बी की जितनी भी औरतें हैं, हर घर की औरतें जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। घर सारे खाली हो गए हैं, मर्द हजरात जो है वो घरों में बैठे हुए हैं। आज खवातीन का दिन है, तो खवातीन का दिन जो है वो लिटरल मायनों में यहाँ पे आप देख सकते। तालबात का कहना था कि घुटनज़दा माहौल में ऐसे इवेंट का इनका ताज़ा हवा का झोंका है। हम सारा साल घरों में रहते हैं और इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं और हमें इस मीना बाजार में बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आज के दिन चारों सूबा मिल के हम लोग कल्चर मना रहे हैं। मुख्तलिफ बुक्स हैं, जूनियर गाइड की भी, सीनियर गाइड की भी और गर्ल गाइड की भी, और हमने यहाँ पे गैजेट्स बनाए हैं, अपना हुनर पेश किया है। मीना बाजार में चारों सूबों की सकाफत पेश करके सिब्बी मेले का आगाज पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इत्तेहाद का आकाश है। लिबास, रंग, नस्ल कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तानी एक हैं। मीना बाजार भी सिब्बी मेले का एक अहम हिस्सा है, जिसमें खवातीन की भरपूर शिरकत है और इस मेले में चारों सूबों की सकाफत को भी उजागर किया जाता है। कैमरा टीम इमरान मिर्जा बेग के साथ रिपोर्टर कमरान अहमद, पब्लिक न्यूज सिब्बी। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।